हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आपकी लॉमिटर इसरा और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक ऐसे चैप्टर के बारे में, एक ऐसे पार्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं जो आई थिंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके मेंस प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी स्टेट्स के अंदर, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि इसमें हम कोलिजियम के बारे में जानेंगे और बहुत सारे ऐसे जुरिस्डिक्शन जानेंगे सुप्रीम कोर्ट के जो कि हम बेयर रीडिंग से उतने ज़्यादा डिटेल में समझ नहीं पाते। इंपॉर्टेंस क्या होती है ये हम समझ नहीं पाते। बेसिकली आज के सेशन में हम सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पूरा फोकस करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट अस जस्ट बिगिन विद दिस सेशन। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जो प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं दोस्तों, वो आपको देखने को मिलेंगे आर्टिकल 124 से लेकर के 147 में इंटरप्रिटेशन दिया गया है। उसके बाद कैग से रिलेटेड प्रोविजंस है। सो वी विल बी कवरिंग बोथ ऑफ दीज प्रोविजंस एंड मेजरली वी विल बी फोकसिंग ऑन द कोलिजियम, ऑन द जुरिस्डिक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आई होप ये सीरीज, ये सेशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हो रहे हैं एंड ऑल ऑफ दीज सेशंस आर वेरी हेल्पफुल फॉर योर एग्जामिनेशन, चाहे आप कॉलेज में हो, चाहे आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो। तो लेट अस जस्ट बिगिन विद दिस सेशन। आई होप मेरी ऑडियो वीडियो आप लोगों को क्लियरली आ रही होगी। आज हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में देखने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आर्टिकल 124 के बारे में। आर्टिकल 124 आप अपने बैरक में ओपन कर लीजिएगा। 124 बहुत ही सिंपल आर्टिकल है जो आपके सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करता है, बताता है कि जो जज होगा सुप्रीम कोर्ट का उसको कौन अपॉइंट करेगा। साथ ही ये भी बताया जाता है कि रेजिग्नेशन कैसे दिया जाएगा, रिमूवल कैसे होगा एंड क्या यहाँ पे क्वालिफिकेशंस होंगी, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं आर्टिकल 124 में। सबसे पहला क्लॉज आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। आपके लिए सवाल ये है कॉमेंट सेक्शन का, मैं आपको बताना है कि व्हेन डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज inaugurated, when was the inauguration of the Supreme Court of India? So first clause here says that there shall be a Supreme Court of India which shall be consisting of a Chief Justice of India and until Parliament may by law prescribes a larger number of not more than 7 other judges. तो सबसे पहले जब संविधान मतलब इनफोर्स आया था तब 7 जजेस की बात करी गई थी। आज को सुप्रीम कोर्ट के जजेस की स्ट्रेंथ क्या है? What is the strength of the judges of the Supreme Court? ये भी आपके लिए क्वेश्चन है, इसका भी जवाब आपको कमेंट सेक्शन में हमें देना है। तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 7 जजेस की बात करी गई थी। अच्छा, क्लॉज 2 यहाँ पे कहता है एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट अपॉइंट यहाँ पे करेंगे बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड अ सील। अब यहाँ पे एनजेएसी का रिकमेंडेशन दिया गया है। एनजेएसी का रिकमेंडेशन क्या आज भी एग्जिस्ट कर रहा है? हम सब जानते हैं दोस्तों, नहीं। एनजेएसी अब एक बॉडी जो बनाई गई थी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, अब वो नहीं रही है। इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लॉज 2 क्या कहता है कि हर जज जो सुप्रीम कोर्ट का है उसको अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। और ऑफिस कब तक के होल्ड करेंगे? जब तक कि वो 65 ईयर्स की एज अटेन नहीं कर लेते सुप्रीम कोर्ट के जज, यानी कि उनके जो एंड टाइम है वो 65 ईयर्स का है, जिसके पोस्ट आफ्टर दैट ही विल बी रिटायरिंग फ्रॉम दी पोस्ट। उसके बाद अ जज में बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट रिजाइन हिज ऑफिस, यानी कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी प्रेसिडेंट। रिजाइन किसको करेंगे? आप प्रेसिडेंट को ही रिजाइन करेंगे। अब रिमूवल कैसे होगा? जज में बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस इन द मैनर प्रोवाइडेड इन क्लॉज 4, इसको भी हम लोग देख लेंगे। फिर उसके बाद 2A में एज बताई गई है। द एज ऑफ अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी डिटरमाइंड बाय सच अथॉरिटी एंड इन सच मैनर एज पार्लियामेंट मे बाय लॉ प्रोवाइड। तो एज की बात करी गई है कि मिनिमम एज क्या होगी। क्लॉज 3 यहाँ पे बात करता है पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर द अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि क्वालिफिकेशंस की बात करता है दोस्तों। देख लीजिएगा, क्लॉज A यहाँ पे कहता है कि एटलीस्ट 5 साल आप जज रहे हो किसी हाई कोर्ट के या एक से अधिक हाई कोर्ट के इन सक्सेशन 1 by 1। उसके बाद एटलीस्ट 10 साल 10 ईयर्स आप एडवोकेट रहे हो किसी हाई कोर्ट के या एक से अधिक 2 और मोर, एक से अधिक या 2 से अधिक कोर्ट्स के सक्सेशन में। या फिर और वर्ड यूज किया गया है, एंड नहीं है।
तो और का मतलब क्या है, या तो आप जज रहे हो, या तो आप एडवोकेट रहे हो, या फिर प्रेसिडेंट के ओपिनियन में आप क्या हो, डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हो। प्रेसिडेंट के ओपिनियन में आप डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हो। अब इसका एक्सप्लेनेशन 1 यहाँ पे कहता है, इन दिस क्लॉज हाई कोर्ट का मतलब क्या है, इट मीन्स हाई कोर्ट विच एक्सरसाइजेज और विच एट एनी टाइम बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जब इन्फोर्स आया तब हमें देखना था कि हाई कोर्ट हम किसको मान रहे हैं, तो हाई कोर्ट हम यहाँ पे मानते हैं जो किसी भी समय पे संविधान के कमेंसमेंट से पहले उसने जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज किया हो किसी भी पार्ट, भारत की टेरिटरी के किसी भी पार्ट में। फिर दोस्तों एक्सप्लेनेशन 2 देखिएगा, बहुत ही इजी है। एक्सप्लेनेशन 2 यहाँ पे कहता है कि पीरियड कंप्यूट करने के लिए, यानी कि जो 10 साल का पीरियड, 5 साल का पीरियड जो दिया गया है उसको कंप्यूट करने के लिए द पीरियड ड्यूरिंग विच अ पर्सन हैज बीन एन एडवोकेट, या एनी पीरियड जिसमें वो जज रहा है, any period during which a person has held judicial office not inferior to that of a district judge after he became an advocate, ये included होगा। तो यहाँ पे कहा गया है कि मान के चलिए कोई पर्सन एडवोकेट रहा है, तो वो पीरियड जहाँ पे वो कोई जुडिशियल ऑफिस भी होल्ड करके रखा हुआ था, कौन सा जुडिशियल ऑफिस, विच इज नॉट इंफीरियर दैट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट जज आफ्टर ही बिकेम एन एडवोकेट शैल बी इंक्लूडेड। अगर वो डीजे रहे हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड होगा, एडवोकेट के बाद अगर वो डीजे रहे हैं, नॉट इंफीरियर। अब डीजे के नीचे की कोई पोस्ट जो है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं होगी, बट डीजे तक की पोस्ट भी इसमें हम मानेंगे क्वालिफिकेशन के लिए। क्लॉज 4 यहाँ पे क्या कहता है, क्लॉज 4 यहाँ पे कहता है, जो रिमूवल की हमने बात करी थी, अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस except by an order of the president passed after and addressed by each house of the parliament supported by a majority of total membership of that house and by a majority of not less than 2/3 of that house members of that house who are present and voting। दोस्तों, और ये प्रेजेंट किया गया है प्रेसिडेंट को, ये पर्टिकुलर रेजोल्यूशन उसी सेम सेशन में फॉर सच रिमूवल ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, या तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर हो या इनकैपेसिटी हो। और पास्ट में कितने ऐसे इंस्टेंसेस रहे हैं जहां पे एक सुप्रीम कोर्ट के जज के रिमूवल से रिलेटेड मोशन या रेजोल्यूशन पास किया गया है, प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। और दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके लिए मैं पूरा एक प्रोसीजर है दोस्तों, बहुत ही डिटेल्ड प्रोसीजर है। आप कहिएगा तो इसके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो भी बना देंगे, लेकिन आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना बहुत ज़रूरी है आपको जानना कि सुप्रीम कोर्ट के जज जो है उनको प्रेसिडेंट के एड्रेस के द्वारा ही रिमूव किया जाता है। अब वो जो एड्रेस है वो उन्होंने कैसे पास किया है, आफ्टर ईच हाउस को वो रेजोल्यूशन, वो एड्रेस दिया गया है जिन्होंने सपोर्ट किया है, टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, साथ ही a majority of not less than 2/3 of the members of that house who are present and voting, और उसको प्रेसिडेंट को दिया गया सेम सेशन में फॉर सच रिमूवल। 2 ग्राउंड्स दोस्तों दिए गए हैं, 2 ग्राउंड्स दिए गए हैं, प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी, प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी। आगे आ जाइए, क्लॉज 5 यहाँ पे बात करता है, पार्लियामेंट में बाय लॉ रेगुलेट द प्रोसीजर for the presentation of an address and for the investigation and proof of misbehavior या incapacity of a judge under clause 4। तो ये प्रोसेस जो है और ज़्यादा डिटेल किया गया। यहाँ पे आई एम वेरी श्योर आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारी कमिटीज़ का भी इन्वॉल्वमेंट होता है जो इसको देखती हैं, और बहुत ज़्यादा डिटेल्ड होता है। इसके लिए मैं एक स्पेसिफिक वीडियो भी बना दूंगी। क्लॉज 5 यहाँ पे कहता है कि पार्लियामेंट चाहे तो जो रिमूवल है सुप्रीम कोर्ट के जज के, उसके प्रोसीजर को रेगुलेट भी कर सकता है, उसमें चाहे तो रूल्स ले डाउन कर सकता है, डिटेल कर सकता है प्रोसीजर को, तो वो किया जा सकता है और वो एक्चुअल में किया भी गया है। क्लॉज 6 क्या कहता है, क्लॉज 6 यहाँ पे कहता है, एवरी पर्सन अपॉइंटेड टू बी द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जब वो अपना ऑफिस होल्ड करेगा वो क्या करेगा, डेफिनेटली प्रेसिडेंट के सामने, या प्रेसिडेंट ने किसी को अपॉइंट किया है उनके सामने यहाँ पे ओथ या एफर्मेशन लेगा अकॉर्डिंग टू द फॉर्म जो 3rd शेड्यूल में दिया गया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियरली ये बार लगाता है, दिस इज अ बार ऑन द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट।
that no person who has held the office as a judge of the Supreme Court shall plead or act bar on pleading or acting का ये क्लॉज है आर्टिकल 124 क्लॉज 7 कहता है प्लीड या एक्ट आप नहीं करेंगे किसी की कोर्ट में, आप आप जो है प्रैक्टिस नहीं कर सकते किसी भी कोर्ट में। तो दिस इज बिन गिवन इन क्लॉज 7, प्लीड नहीं करेंगे, एक्ट नहीं करेंगे इन एनी कोर्ट और बिफोर एनी अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये 7 क्लॉजेज हैं, जहाँ पे सबसे पहले क्लॉज में हमने कॉन्स्टिट्यूशन को देखा, कंप्राइज किससे करेगा, फिर उसके बाद क्लॉज 2 में हमने ये देखा कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को, रिमूवल क्लॉज 4 के अकॉर्डिंग, 2A में एज पार्लियामेंट डिसाइड करेगा, 3 में क्वालिफिकेशन 5 साल जज रहे हों, 10 साल एडवोकेट रहे हों, प्रेसिडेंट का ओपिनियन, प्रेसिडेंट के ओपिनियन में अगर आप डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हैं। एक्सप्लेनेशन 1 हाई कोर्ट के बारे में बताता है। एक्सप्लेनेशन 2 यहाँ पे कंप्यूट करता है जो पीरियड दिया गया है, और अगर किसी एडवोकेट ने एनी पीरियड ड्यूरिंग विच अ पर्सन हैज हेल्ड अ जुडिशियल ऑफिस, ये भी इंक्लूडेड रहेगा, नॉट इन्फीरियर टू डिस्ट्रिक्ट जज। फिर क्लॉज 4 में यहाँ पे दिया गया है पूरा प्रोसीजर ऑफ द रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज, प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी, याद रखिएगा ग्राउंड से। पार्लियामेंट चाहे तो प्रोसीजर को रेगुलेट कर सकती है और इन्वेस्टिगेट कर सकती है ऑन द मैटर कि प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी जो है किस तरीके से हुआ है। 6 क्लॉज यहाँ पे ये कहता है कि ओथ आपको लेना होगा अकॉर्डिंग टू 3rd शेड्यूल प्रेसिडेंट के सामने या कोई पर्सन जिसको प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है, और 7वां क्लॉज कहता है बार ऑन प्लीडिंग एंड एक्टिंग। आगे आ जाइए। तो दोस्तों आपको मैं बताऊं कि हमारा जो आर्टिकल 124 है उसमें तो ये क्लियरली कह दिया गया है, उसमें तो ये क्लियरली हमें कह दिया गया है, लॉ क्या कहता है, लॉ ये क्लियरली कहता है कि अपॉइंटमेंट जो है, जो अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा। ये तो बात आपको समझ में आ गई होगी आर्टिकल 124 से। किसका अपॉइंटमेंट? सुप्रीम कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट। तो लॉ यही कह रहा है आर्टिकल 124 में, है कि नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे कि प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिस है, जो कन्वेंशंस हैं, उसके अकॉर्डिंग, प्रैक्टिस और कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो करंट अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस है वो कैसे हो रहा है। कन्वेंशंस और प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग, रूल्स के अकॉर्डिंग जो करंट अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस है वो दोस्तों होता है, एक बॉडी बनाई गई है, एक बॉडी बनाई गई है कोलिजियम। ये कोलिजियम की मदद से होता है। अब ये कोलिजियम क्या होता है और ये कोलिजियम को क्यों कॉन्स्टिट्यूट करा गया, कैसे कॉन्स्टिट्यूट करा गया, इसके बारे में मैं आपको केस लॉज की मदद से डिटेल में बताने वाली हूँ। बट अभी फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि प्रेसिडेंट तो अपॉइंट करते हैं। अब जैसे प्रेसिडेंट के बारे में हम लोग जानते हैं, द प्रेसिडेंट इज जस्ट लाइक अ रबर स्टैम्प। तो जब हम अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के मामले में देखते हैं, प्रेसिडेंट का सेम ही रोल निकल के आता है, ज़्यादा पावर एग्जीक्यूटिव होल्ड नहीं करके रखता है। तो वी ऑल नो एग्जीक्यूटिव वर्सेस जुडिशरी हर मामले में कहीं ना कहीं चल रहा होता है, और कहीं ना कहीं सेपरेशन ऑफ पावर्स को का जो कॉन्सेप्ट है, जो मॉन्टेस्की का कॉन्सेप्ट है, उससे भी ये क्लियर होता है कि जो पावर्स होनी चाहिए वो सेपरेटेड होनी चाहिए, और जुडिशरी के अपॉइंटमेंट में कहीं पे भी एग्जीक्यूटिव ना आए, एग्जीक्यूटिव का रोल ना आए, या लेजिस्लेचर का रोल किस हद तक की आ रहा है, सेपरेशन ऑफ पावर्स को भी यहाँ पे हमें मेक श्योर करना है। इसीलिए हमने क्या किया, हमने प्रेसिडेंट को अपॉइंटिंग अथॉरिटी तो रखा, बिल्कुल प्रेसिडेंट अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, लेकिन किस हद तक के प्रेसिडेंट का रोल होगा ये हमें केस लॉज की मदद से पता चलता है। इसीलिए एक बॉडी बनाई गई कोलिजियम। अब कोलिजियम में कौन होता है? कोलिजियम में आप इतना लिख लीजिए कि कोलिजियम में मेंबर्स ऑफ जुडिशरी ही होते हैं, मेंबर्स ऑफ जुडिशरी। अब ये कोलिजियम सुप्रीम कोर्ट के लिए भी होता है और हाई कोर्ट के लिए भी होता है। ये कोलिजियम जो है ये सुप्रीम कोर्ट के लिए भी होता है और हाई कोर्ट के लिए भी होता है। Why, for what the collegium has been constituted? दोस्तों, the collegium has been constituted for the appointment, transfer and other matters which are related to the judges of the Supreme Court, judges of the High Court. इसके लिए हमने एक बॉडी, एक अथॉरिटी बनाई है कोलिजियम, ठीक है।
अब कोलिजियम का कहने का मतलब ये है कि जो भी अपॉइंटमेंट होगा वो कोलिजियम के रिकमेंडेशन के थ्रू होगा। किसको अपॉइंट करना है, फॉर एग्जांपल एक्स पर्सन को हमें अपॉइंट करना है तो वो कोलिजियम डिसाइड करेगा कि एक्स पर्सन को अपॉइंट किया जाए। इसका नाम हम पूरी मिनिस्ट्रीज के द्वारा प्रेसिडेंट को भेजेंगे और प्रेसिडेंट उसका अपॉइंटमेंट करेगा। तो दिस इज द करंट अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस एंड दिस इज द प्रैक्टिस विच इज बिन कंटिन्यूड। एक आध बार ऐसा हुआ है, स्पेसिफिकली इंदिरा गांधी के टाइम पे ऐसा हुआ कि एक बार तो ए एन रे का अपॉइंटमेंट हुआ, एक बार एमएच बेग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग देख लीजिएगा इसको, एमएच बेग का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ और बेसिक कोलिजियम के प्रैक्टिस और कन्वेंशन को ओवर रूल करते हुए इंदिरा गांधी ने ये चीज़ करी थी। आपको मैं बता दूं तो यूजुअली होता क्या है, जो सीनियर मोस्ट जज होता है ना, ये भी एक प्रथा है, सीनियर मोस्ट जज को प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग हम क्या बना देते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना देते हैं। तो जस्टिस ए एन रे जो थे, केशवानंद भारती केस में इनका डिसेंटिंग ओपिनियन था, तो इंदिरा गांधी की सरकार के फेवर में कहीं ना कहीं इनका ओपिनियन हो रहा था, जिसकी वजह से फेवर करने के लिए उनको ये पोस्ट दे दी गई थी। और जस्टिस एम एच बेग का जो आपका एडीएम जबलपुर का केस था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उस केस में जस्टिस एम एच बेग ने सरकार के अगेंस्ट जजमेंट पास किया था, जहाँ पे उनका पॉपुलर ओपिनियन था, उनका कॉन्करिंग ओपिनियन था। तो इनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनाया गया था बिकॉज ही वॉज नॉट सपोर्टिंग द गवर्नमेंट। तो एक आध बार हमने देखा है ऐसे इवेंट्स जहाँ पे इस प्रैक्टिस को फॉलो नहीं किया गया, एसएमजे को, मतलब जस्टिस ए एन रे को तो आई थिंक 2-3 लोगों को सुपरसीड करते हुए बना दिया था। ये भी हुआ है, बट करंट अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस भी अभी भी कोलिजियम बरकरार है। और पास्ट में हमने वाइस प्रेसिडेंट को देखा है, एक्स लॉ किरण रिजिजू जो एक्स लॉ मिनिस्टर रहे हैं, उनको देखा है कि एनजेसी को वापस लाया जाए। अब एनजेसी क्या होता है इसको भी हम लोग आगे देख लेंगे। आई होप इतना आप समझ गए दोस्तों कि कोलिजियम बेसिकली वो बॉडी है, देयर इज इन द कोलिजियम यू कैन फाइंड जुडिशियल अथॉरिटीज, और बेसिकली जजेस ही होते हैं, जुडिशरी ही होती है, मेंबर्स ऑफ जुडिशरी ही होते हैं, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। जो अदर जजेस होते हैं उनके अपॉइंटमेंट के लिए, उनके ट्रांसफर के लिए, उनके अदर मैटर्स को डिसाइड करने के लिए ये कोलिजियम बनाया गया है। जुडिशरी इज बेसिकली अपॉइंटिंग द जुडिशरी एंड सेपरेशन ऑफ पावर्स को अपहोल्ड करने के लिए भी ये कहा जाता है कि प्लीज द एग्जीक्यूटिव और द लेजिस्लेचर शुड नॉट कम अंडर दिस प्रोसेस। अब हम लोग चलते हैं ये कैसे, क्या स्टार्टिंग से ऐसा था, स्टार्टिंग से क्या था, किस तरह से अपॉइंटमेंट होता था, आइए इसको भी हम लोग एक बार समझ लेते हैं। तो इसको समझने के लिए दोस्तों प्यारे प्यारे 4 केस लॉज हैं। देयर आर 4 बेसिक केस लॉज विच यू नीड टू रिमेंबर फॉर एवर, और आई एम वेरी श्योर जिस कहानी के हिसाब से मैं आपको बताऊंगी आपको ये याद भी रहेगा। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द 4 जजेस केस। यही 4 जजेस केस है। फर्स्ट जजेस केस आपका 1981 से इसकी शुरुआत होती है, विच इज़ द एसपी गुप्तास केस। तो पहली बार सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सवाल उठाया गया, ये सवाल आया, ये चैलेंज आया कि जो प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट कर रहे हैं और अगर प्रेसिडेंट को कोई रिकमेंडेशन दिया जाता है बाय दी जुडिशरी मेंबर्स या जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, अगर वो बताते हैं कि एक्स मेंबर को आप बना सकते हो, एक्स को आप बना सकते हो द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और प्रेसिडेंट उनकी बात को ना मानते हुए वाई को बना देते हैं, ये चैलेंज उठाया गया सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो एसपी गुप्ता के केस में ये क्लियर किया गया कि एग्जीक्यूटिव यानी कि अगर केंद्र सरकार अपॉइंटमेंट कर रही है, अगर एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ज़्यादा है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस पे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट में, तो इट इज़ नॉट रॉन्ग। एसपी गुप्ता के केस तक की सिचुएशन ये थी, ये क्लियर किया गया कि ये गलत नहीं है एंड इट इज देयर इज नथिंग रॉन्ग एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, द एग्जीक्यूटिव कैन डू दैट, ये करा जा सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जजेस को अपॉइंट कर सकती है। 1981 एसपी गुप्ता के केस में ये क्लियर किया गया। कहानी चलती रही 1993 में केस आता है आपका सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड का केस, जहाँ पे दोस्तों प्लीज याद रखिएगा सबसे पहली बार 2 बातें निकल के आई। एक तो कहा
कि नहीं, एग्जीक्यूटिव ये चीज नहीं कर सकता है सोनली ऑन देयर ओन ओपिनियन, ऑन देयर ओन ग्राउंड्स, विदाउट allowing the decision which has been given by the collegium or the members of the judiciary. बिना उनकी इजाजत के या बिना उनकी रिकमेंडेशन के आप ये चीज नहीं कर सकते हैं। पहली चीज तो ये कही। दूसरी चीज ये कही कि अब उनसे कंसल्टेशन, उनका रिकमेंडेशन लेना मैंडेटरी हो जाएगा टू दी प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के लिए ये चीज मैंडेटरी हो जाएगा। और पहली बार कोलिजियम का गठन किया गया, पहली बार कोलिजियम का गठन किया गया। दोस्तों, कोलिजियम शब्द का मतलब जो वर्णन है ये कहीं पे भी संविधान में आपको देखने को नहीं मिलेगा। कोलिजियम शब्द ही आपको देखने को कहीं पे नहीं मिलेगा, तो उसका एक्सप्लेनेशन कहाँ से मिलेगा? So this is all practice and conventions, all everything which has been decided by judiciary. ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है। 1993 का सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में पहली बार कोलिजियम का गठन किया गया, जहां पे 2 एसएमजे प्लस सीजीआई कोलिजियम को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे और प्रेसिडेंट को बताएंगे काइंडली आप शुभम को अपॉइंट कर दीजिए, काइंडली आप निकिता को अपॉइंट कर दीजिए एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और फिर एग्जीक्यूटिव यानी कि प्रेसिडेंट को उन्हीं को अपॉइंट करना पड़ेगा। ठीक बात है। तो सेकंड जजेस केस में रेकमेंडेशन मैंडेटरी हो गया और एवोल्यूशन हुआ कोलिजियम सिस्टम का पहली बार, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। मतलब हाँ, अब ये फाइनलाइज हो गई चीजें कि 2 एसएमजे, 2 सीनियर मोस्ट जजेस और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिलकर कोलिजियम को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। दोस्तों, कहानी चलती रही 1998 में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, अभी हम देखेंगे आर्टिकल 143 में क्या होता है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भी, तो ये लिंक करके भी रख लीजिएगा आप आर्टिकल 143 के साथ। 1998 का ये केस था जहां पे कोलिजियम जो 2 एसएमजे प्लस सीजीआई था उसको हमने इंक्रीज कर दिया। उसको हमने कहा ये 2 एसएमजे की जगह पे 4 एसएमजे प्लस सीजीआई होगा, जो आज तक की ये चीज चलती चली आ रही है। तो कोलिजियम कॉन्स्टिट्यूट हो गया था सेकेंड जजेस केस में। थर्ड जजेस केस में हमने कोलिजियम को थोड़ा सा बढ़ाया, कहा 2 एसएमजे की जगह पे 4 एसएमजे प्लस सीजीआई कोलिजियम को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक बात है। 1998 के बाद ये प्रथा चलती रही और आज तक ये कंटिन्यूड है। बट बीच में एक सिचुएशनशिप क्रिएट हुआ था जहाँ पे पार्लियामेंट में अमेंडमेंट करके संविधान में आर्टिकल 124A भी इंसर्ट किया और अदर प्रोविजंस भी इंसर्ट किए। बहुत सारी बैरक्स में वो एज इट इज आपको दिख भी रहा होगा, बट उस पर सुप्रीम कोर्ट का ग्रहण लग चुका है। माइट भी कोई सरकार आए, याद आ रहा है ना एक्लिप्स और सेवरेबिलिटी मैंने आपको कराया है आर्टिकल 13 में। आफ्टर कमिंग इनटू फोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कोई ऐसा कानून आप बना रहे हो जो संविधान के अगेंस्ट हो रहा है, फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हो रहा है या बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट हो रहा है, तो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाएगा। माइट भी वो एग्जिस्ट कर रहा हो, प्रोविजंस एग्जिस्ट कर रहे हो। तो हुआ क्या, एनजेएसी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का एक गठन किया गया। अभी हम बताएंगे इसके अंदर कौन कौन मेंबर्स थे। 6 मेंबर्स थे इसके अंदर, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 2 सीनियर मोस्ट जजेस, लॉ एंड जस्टिस के मिनिस्टर और 2 एमिनेंट जूरिस्ट, ये एनजेएसी को बनाया गया। ठीक है, 2014 अगस्त में। और ये संविधान में संशोधन करके एक प्रॉपर जो है आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई गई। दोस्तों, 2015 में फौरन ही बाद इसको चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 के केस में कहा गया कि ये बेसिक स्ट्रक्चर को वॉयलेट करता है, हेंस इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाता है और कोलिजियम सिस्टम को प्रिवेल कर दिया गया वापस से। ठीक है, तो दिस इज द पूरी कहानी। 4th जजेस केस ये था और यहाँ पे कोलिजियम है, 4 सीनियर मोस्ट जजेस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये नाम रिकमेंडेशन करते हैं। दे रेकमेंड द नेम टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ प्राइम मिनिस्टर को बताती है, प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर के द्वारा बताया जाता है और प्रेसिडेंट अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, फाइनली ये अपॉइंट कर देते हैं। एनजेएसी आपको मैंने बता दिया, अब आपके ऊपर है। अभी तो ये अबॉलिश्ड है बाय द 4th जजेस केस, बाकी आपके ऊपर है। आप लोग बताइए कि आप लोगों को ये बॉडी प्रेफर करोगे या ये बॉडी प्रेफर करोगे जब भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर और अदर मैटर्स की बात आती है, क्योंकि आपका ओपिनियन भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
बहुत सारी चीज़ों पे ट्रांसपेरेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, नेपोटिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, जुडिशरी अपॉइंटिंग जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोलिजियम को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है, और वहीं पे एनजेएसी को रोक दिया गया और एनजेएसी के अगेंस्ट बहुत सारी आवाज़ें उठाई गई कि आप बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहे हो, और कोलिजियम जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये पूरी कहानी हो गई है। अब इसके बाद मुझे आपको एक केस और बताना है कंसल्टेशन के ऊपर। साकल चंद का केस है, इसमें आर्टिकल 222 पे ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस से रिलेटेड ये केस था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कंसल्टेशन वर्ड है ना, कंसल्टेशन, इन कंसल्टेशन, ये देखिए कंसल्टेशन, अब ये एनजेएसी के, जब एनजेएसी को इंसर्ट किया गया था तब ये पॉइंट हटा दिया गया था, बट अभी भी कंसल्टेशन जो वर्ड है दोस्तों वो कॉन्करेंस माना जाएगा आर्टिकल 124 के अंदर। बिफोर 2014 का जो अमेंडमेंट है ना, उसके पहले अगर आप देखेंगे तो द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द वर्ड कंसल्टेशन मेंट फुल एंड इफेक्टिव कंसल्टेशन, बट द प्रेसिडेंट हैज अ राइट टू डिफर फ्रॉम दोज ही कंसल्टेड, जिससे कंसल्टेशन लिया है, जिससे आपने रिकमेंडेशन लिया है, उससे डिफर भी कर सकते हैं। साकल चंद के केस में कहा गया, हाउएवर देयर मस्ट बी अ गुड रीजन, कि आपको अगर कहा है राहुल को अपॉइंट करने के लिए तो आप प्रीतम को क्यों कर रहे हैं, तो इसके लिए आपके पास रीजन होना चाहिए कि आपने एडवाइस क्यों नहीं एक्सेप्ट करी। फिर उसके बाद एसपी गुप्ता का केस, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि जो जजेस का अपॉइंटमेंट हो रहा है ये इट वाज नॉट एन एग्जीक्यूटिव एक्ट बट द रिजल्ट ऑफ कंसल्टेशन प्रोसेस व्हिच मस्ट बी ऑब्जर्व्ड इन वर्ड एंड स्पिरिट। एसपी गुप्ता के केस में कहा गया, लेकिन साथ ही ये भी कहा गया कि अगर एग्जीक्यूटिव अपॉइंट कर रहा है तो गलत बात, मतलब इसमें देयर इज नथिंग रॉन्ग, द एग्जीक्यूटिव कैन डू दैट, द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट विदाउट इवन कंसल्टिंग और स्पेसिफिकली गिविंग वेटेज टू द रिकमेंडेशन। एसपी गुप्ता के केस में कहा गया। आगे आइए दोस्तों, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड, मैंने आपको बताया, द कोर्ट इंटर एलिया हैड रूल्ड दैट द ओपिनियन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फॉर्म्ड by him collectively, that is after taking into account the views of 2 senior most judges as also the views of other judges of the Supreme Court whose opinion was likely to be significant, ये जो है प्राइमेसी इसको दिया जाएगा और कोलिजियम एक तरह से गठन हो गया। एंड इसके अलावा दोस्तों प्रेसिडेंशियल रेफरेंस देख लीजिए, अंडर आर्टिकल 143 9 जजेस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की, रिपोर्टेड टू द प्रेसिडेंट अ सिग्निफिकेंट यूनानिमस ओपिनियन। 9 जजेस बेंच ने यहाँ पे कहा कि कंसल्टेशन पे देखिए, बिटवीन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड हिज ब्रदर जजेस इन द मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस एंड ट्रांसफर्स ऑफ द लैटर, जुडिशियल रिव्यू ऑफ अ ट्रांसफर ऑफ जजेस, साथ ही रेलेवेंस ऑफ सीनियोरिटी इन मेकिंग अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट, ये सारी चीजों के ऊपर बहुत सारी बातें हुई। और साथ ही यहाँ पे स्कोप जो है वो वाइडन किया कंसल्टेशन प्रोसेस का इन रिगार्ड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस। 9 जजेस बेंच ने यहाँ पे रिपोर्ट किया कि अब जो है कोलिजियम 2 SMJ के जगह पे 4 SMJ को कॉन्स्टिट्यूट करेगा। आइए इसके बारे में बात करते हैं। इस केस में बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया था। कोलिजियम शुड कंसिस्ट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 4 सीनियर मोस्ट जजेस। ऑब्जेक्ट अंडरलाइन आर्टिकल 124(2) इज अचीव्ड इन दिस मैनर एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कंसल्ट्स देम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ओपिनियन। क्लॉज 2 एक बार जरूर देखिएगा, प्रीवियसली जो था, द ओपिनियन ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द कोलिजियम हैज टू बी इन राइटिंग में होना चाहिए दोस्तों। In matters relating to the appointment of Supreme Court judges, the opinion given by the Chief Justice of India in consultative process has to be formed. जो CJI कह रहा है उसको फॉर्म करिए, उसके ऊपर डिस्कशन ज़्यादा करिएगा। This ensures that the opinion of CJI is not merely as individual opinion, but also the opinion collectively formed. आप लोगों के बीच में कुछ विवाद ना हो। No one can be appointed to the Supreme Court unless his appointment is in conformity with the opinion of the CJI का बहुत important role है दोस्तों। The Chief Justice of India is also expected to ascertain views of other judges, of the senior most judges. When the Chief Justice of India is in a minority and a majority of the collegium disfavors the appointment of the particular person, he shall not be appointed. If even 2 of the judges forming the collegium expresses strong views for good reason against the appointment of a particular person, the Chief Justice of India would not press for such appointment. अगर ये 2 लोग भी कह रहे हैं कि नहीं राहुल का अपॉइंटमेंट ना करिए, तो फिर यहाँ पे उसका अपॉइंटमेंट नहीं होगा। उनके पास एक गुड रीजन होना चाहिए। अब ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। सॉरी गाइस, रियली सॉरी।
तो दीज पॉइंटर्स आर इम्पोर्टेंट फॉर योर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। मेंस के लिए आप इसको मेंशन कर सकते हैं अगर कंसल्टेशन के ऊपर उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है। सारे पॉइंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। और इस पे जो मैंने ये जो पॉइंटर्स बताएं, इसका फ्लो चार्ट आपके नोट्स में प्रिपेयर्ड होना चाहिए। ये आप तैयार कर लीजिए, ये आपके दिमाग में बैठा रहे। एसपी गुप्ता के केस में कहा कि हाँ ओपिनियन लीजिए आप, लेकिन सेंटर अगर अपॉइंट कर रहा है कुछ गलत नहीं है। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में यहाँ 1993 के सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स के केस में कह दिया कि नहीं ये गलत है, आप कोलिजियम के अकॉर्डिंग ही करेंगे। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में और बढ़ा दिया और एनजेसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल हमने 15 में कर दिया। प्लीज डू चेकआउट, सारी चीजें चेकआउट जरूर करिए। आगे आ जाइए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट में सीनियर मोस्ट जो जज होते हैं, प्रैक्टिस ये कहती है द अपॉइंटमेंट ऑफ द सीनियर मोस्ट जज हैज बीन फॉलोड सिंस द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अप्रैल 25, 1973 मैंने आपको बताया जस्टिस एन रे को अपॉइंट कर दिया था, जो 3 जजेस के जूनियर थे, जस्टिस एम शेलात, जस्टिस के एस हेगड़े एंड जस्टिस एन ग्रोवर के, और उनको अपॉइंट कर दिया। द अपॉइंटमेंट ऑफ द जस्टिस एन रे एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये कॉन्ट्रोवर्शियल या और बहुत कंट्रोवर्सी हुई। लॉयर्स, जूरिस्ट, ऑपोजिशन सब ने इसको चैलेंज किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिफेंडेड द अपॉइंटमेंट वाज पॉलिटिकल एंड नॉट मेड ऑन मेरिट। लॉ कमीशन 14th रिपोर्ट में पब्लिश किया 1956 में, has observed that in the appointment of Chief Justice of India, seniority should be only the rule. The only rule seniority होनी चाहिए सीजीआई के अपॉइंटमेंट में। आगे आइए दोस्तों, बस 124 में इतनी चीजें याद रखिएगा। 125 में सैलरीज के बारे में दिया है, पार्लियामेंट डिसाइड करता है, डिटरमाइन करता है सैलरीज। सच सैलरीज आर स्पेसिफाइड इन दिस सेकंड शेड्यूल। जब तक कि प्रोविजन पार्लियामेंट नहीं बना रहा है तो सेकंड शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप दे देंगे। एवरी जज शैल बी एंटाइटल्ड टू सच प्रिविलेजेस मिलेंगे, उसको अलाउंसेस मिलेंगे, एंड टू सच राइट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ लीव ऑफ एब्सेंस, और इससे रिलेटेड जो भी उनके आपकी अलाउंसेस हैं, सैलरीज हैं, लीव्स हैं, पेंशन्स हैं, ये सब कुछ डिटरमाइन किया जाएगा पार्लियामेंट के द्वारा। और जब तक कि डिटरमाइन नहीं किया जा रहा है, ऐसे प्रिविलेजेस, अलाउंसेस, राइट्स मिलेंगे जो सेकंड शेड्यूल में दिए गए हैं। प्रोवाइजो कहता है नाइदर दी प्रिविलेजेस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रोवाइजो, 125 का प्रोवाइजो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइडेड दैट नाइदर दी प्रिविलेज nor the allowances of a judge nor his rights in respect of leave of absence or pension shall be varied to his disadvantage after his appointment। उसके अपॉइंटमेंट के बाद आप कभी भी ऐसा अमेंडमेंट नहीं करोगे, ऐसे चेंजेस नहीं करोगे जिससे इनका नुकसान हो, डिसएडवांटेज हो उनको, ठीक है। कम नहीं करोगे, ज्यादा करना हो कर लो। आगे आइए दोस्तों, ये 3 प्रोविजंस हैं, आप इसको देख लीजिएगा खुद से। 126 में एक्टिंग चीफ जस्टिस के बारे में, 127 में एडहॉक जजेस के बारे में, और 128 में रिटायर्ड जजेस के बारे में। एक साथ इसीलिए बता रही हूँ कि एक साथ याद कर लेना यार, बार बार इसको बैक जाके प्रीलिम्स में सीधा सीधा क्वेश्चन है, हलवा मार्क्स मिलेंगे आपको। जस्ट रिमेंबर एडहॉक जजेस 127 में है, एक्टिंग चीफ जस्टिस 26 में है, और रिटायर्ड जजेस 128 में दिया गया। जस्ट रिमेंबर दैट। अब एक्टिंग चीफ जस्टिस क्यों? एक्टिंग चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट तब होता है जब आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो ऑफिस है वो वेकेंट है, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो एब्सेंट है, या अपनी ड्यूटीज नहीं कर पा रहे हैं, या ऐसी कोई सिचुएशन अराइज हो रही है जहाँ पे जो ड्यूटीज है वो किसी और जजेस के द्वारा परफॉर्म करी जा सकती है, शैल बी परफॉर्म्ड बाय सच वन ऑफ द अदर जजेस ऑफ द कोर्ट एज द प्रेसिडेंट मे अपॉइंट फॉर द पर्पस। तो इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। दूसरी चीज 27 में क्या दिया गया? एडहॉक जजेस। एडहॉक जजेस क्यों? कोरम याद रखिएगा, यहाँ पे हमें याद रखना है एब्सेंस है, नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एडहॉक जजेस जो है कि कोरम जो आपके जजेस का है सुप्रीम कोर्ट का, वो एनी टाइम देयर शुड बी नॉट अ कोरम ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अवेलेबल टू होल्ड और कंटिन्यू एनी सेशन ऑफ द कोर्ट। कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं सेशन, हमें मान के चलिए 5 जजेस चाहिए संवैधानिक बेंच के लिए, 7 जजेस चाहिए हैं, 9 जजेस चाहिए अदर केसेस के अंदर, तो ऐसे में नहीं कंप्लीट हो पा रहा है, किसी कोई जज नहीं आ पा रहे हैं, तो यहाँ पे ऑफ द कोर्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, तो सीजीआई यहाँ पे अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट के कंसेंट से, कंसल्टेशन से, एंड आफ्टर द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट कंसर्न request in writing the attendance at the sitting of the court as an ad hoc judge for such period and may be necessary of a judge of a high court who is duly qualified for the appointment of a judge of the Supreme Court to be designated by the Chief Justice of India। तो यहाँ पे मान के चलिए हाई कोर्ट के जज है एक्स,
जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए क्वालिफाइड हैं। तो इनका अपॉइंटमेंट कब होगा? जब सुप्रीम कोर्ट का कोरम पूरा नहीं है। अब कोरम वर्ड यहाँ पे भी आपको मिल रहा है जो आपने पार्लियामेंट में पढ़ा था, यानी कि सेशन कंप्लीट करने के लिए हमें 5 जजेस चाहिए, नहीं है 4 ही जजेस हैं। तो हाई कोर्ट के एक्स जज कहाँ के हैं? ये हाई कोर्ट के हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या करेंगे? प्रेसिडेंट से यहाँ पे कंसल्ट करेंगे। देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड आफ्टर द कंसल्टेशन, तो प्रेसिडेंट से कंसेंट लेंगे, साथ ही चीफ जस्टिस जो उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट के हैं। अब मान के चलिए एक्स जो आपके जज हैं वो जो है ये यहाँ मान के चलिए स्टेट ऑफ एमपी हाई कोर्ट के ये जज हैं। तो ये एमपी हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, सॉरी एमपी हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनसे यहाँ पे कंसल्ट करेंगे, प्रेसिडेंट का यहाँ पे कंसेंट होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहाँ पे उनको अपॉइंट करेंगे एज एड हॉक जज, रिक्वेस्ट करेंगे इन राइटिंग द अटेंडेंस एट द सिटिंग ऑफ द कोर्ट एज एन एड हॉक जज, ऐसे पीरियड के लिए जो भी नेसेसरी है, ऑफ अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट ड्यूली क्वालिफाइड, जो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए क्वालिफाइड है, और इसको डेजिग्नेशन एड हॉक जज का देंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये पूरा प्रोसीजर है दोस्तों, बहुत ही सीधा सिंपल सा। अब रिटायर्ड जजेस पे आ जाइए। रिटायर्ड जजेस नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस चैप्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी भी समय पे प्रेसिडेंट का कंसेंट होना चाहिए, रिक्वेस्ट करेंगे, जो कि पहले सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं या फेडरल कोर्ट, अब तो नहीं रहा, फेडरल कोर्ट के जज रह चुके हैं, ऑफिस ऑफ जज या हाई कोर्ट के जज होल्ड करे हुए हैं एंड इज ड्यूली क्वालिफाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आप बैठिए, सिट करिए, एक्ट करिए एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड एवरी सच पर्सन सो रिक्वेस्टेड व्हाइल सो सिटिंग, उनको यहाँ पे अलाउंसेस दिए जाएंगे एज द प्रेसिडेंट मे बाय ऑर्डर डिटरमाइन, सारे जुरिस्डिक्शन पावर प्रिविलेजेस इनके पास होंगे। तो रिटायर्ड जजेस को भी यहाँ पे एज जज बिठाया जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों ही प्रोविजंस याद रखिएगा। 126, 127, 128 कंप्लीटेड। आगे आ जाइए, बस ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कब है? ऑफिस वेकेंट है, यहाँ पे कोरम नहीं है, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या करेंगे? कंसेंट लेंगे प्रेसिडेंट का, रिक्वेस्ट करेंगे किसी भी पर्सन को जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का ऑफिस होल्ड, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, फेडरल कोर्ट के जज रहे हैं, या फिर हाई कोर्ट का जज मतलब ऑफिस होल्ड करके रखा है, ऑफिस ऑफ अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट, और ये सुप्रीम कोर्ट के लिए ड्यूली क्वालिफाइड है, तो फिर इनको बिठाया जा सकता है। अब आइए आर्टिकल 129 और 130 पे। आर्टिकल 129 बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों, इस पे स्टार लगा लीजिएगा। आर्टिकल बात करता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की। सुप्रीम कोर्ट शैल बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, और सुप्रीम कोर्ट के पास सारी पावर्स होंगी, ऑल द पावर्स ऑफ सच अ कोर्ट इंक्लूडिंग पावर टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ इट्स सेल्फ। आप जब सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट करेंगे उसके लिए पनिश भी आपको किया जा सकता है देन एंड देयर, और ये पावर आर्टिकल 129 के अंदर दी गई है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होने का मतलब क्या है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होने का मतलब ये होता है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड इज ऑन हुज एक्ट्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स आर एनरोल्ड फॉर परपेचुअल मेमोरी। आगे आने वाले सिचुएशंस में सुप्रीम कोर्ट में जो भी कहा गया है उसको हम रखते हैं, इट इज सो इम्पॉर्टेंट, इसको वैल्यू और वेटेज देने के लिए इसको रखा जाता है फॉर फ्यूचर केसेस, फॉर परपेचुअल मेमोरी, आगे आने वाले केसेस के अंदर। एंड रेफरेंस, इट हैज अथॉरिटी टू फाइन एंड इम्प्रिजन फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ, और दो एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड द सुप्रीम कोर्ट वुड हैव द पावर टू पनिश contempt of itself. आर्टिकल 129 स्पेसिफिकली मेंशंस दिस पावर इन ऑर्डर टू रिमूव एनी डाउट्स। वैसे तो हम लोगों को पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, इतना स्ट्रॉन्ग एपिक्स कोर्ट है हमारा, बट उसको स्पेसिफिकली आर्टिकल 129 में हमने दे दिया। तो पावर टू पनिश एंड यूजिंग द रिकॉर्ड्स द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज परपेचुअल मेमोरी, आगे आने वाले केसेस में फ्यूचर इवेंट्स के लिए इतनी वैल्यू, इतनी वेटेज उसको दी गई है कि उसको हम रखते हैं, उसको यूज करते हैं। ठीक है, आर्टिकल 130 में सीट के बारे में दिया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट शैल सिट इन दिल्ली और इन सच अदर प्लेस और प्लेसेस, जैसा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डिटरमाइन करेंगे विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, ऐसी जगहों पे अपॉइंट करेंगे। तो करंट सीट दिल्ली में है, और कहीं और जगह पे सुप्रीम कोर्ट बैठा है कभी कभी ऐसी जगह पे कोई ऐसी चीज़ जो अपॉइंट, ऐसी जगह जो प्रेसिडेंट ने अपॉइंट करी हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपॉइंट करी हो, एनी सच अदर प्लेस बताइएगा। चलिए अब दोस्तों हम लोग आ जाएंगे जुरिस्डिक्शन पे। बहुत तरीके के जुरिस्डिक्शंस जो हैं हमारे लॉ में, लीगल
लैंग्वेज में अगर बात करी जाए तो हमें मिलते हैं, जैसे हम सिविल लॉ में भी पढ़ते हैं। तो जुरिस्डिक्शन की बात करी जाए, जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है? पावर, अथॉरिटी, क्या हद है, किस एक्सटेंट तक की हम अपनी पावर्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो जुरिस्डिक्शन टेरिटोरियल या लोकल भी हो सकता है, फाइनेंस मतलब मनी रिलेटेड जुरिस्डिक्शन भी हो सकता है, उसको पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन कहा जाता है। सब्जेक्ट मैटर रिलेटेड जुरिस्डिक्शन भी हो सकता है कि इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड मैटर्स, आपके फैमिली से रिलेटेड मैटर्स सिर्फ इसी कोर्ट में जाएंगे, उसके लिए अलग अलग कोर्ट्स का गठन भी किया जा सकता है। और कुछ मामलों में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन भी होता है, कुछ मामलों में एपिलेट जुरिस्डिक्शन भी होता है। ये दीज आर बेसिक 4 kinds of division of the jurisdiction. What is jurisdiction? The power. As a judge, what power do I hold? किस हद तक की पावर मेरे पास है? तो ये हम टेरिटरी वाइज भी डिटरमाइन कर सकते हैं, मनी वाइज भी डिटरमाइन कर सकते हैं, सब्जेक्ट मैटर में वाइज भी डिटरमाइन कर सकते हैं, और अपील के अकॉर्डिंग भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो जब भी हम लोकल जुरिस्डिक्शन या टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की बात करते हैं तो आप देखेंगे इन ईच स्टेट द स्टेट गवर्नमेंट डिटरमाइंस द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट्स। एवरी कोर्ट शैल एक्सरसाइज इट्स पावर ओनली विद इन दैट टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। जो आपका ज्योग्राफिकल एक्सटेंट है कि मान के चलिए सिर्फ ये हद है, सिर्फ इसके बाद ये जो पोर्शन है, ये जो टेरिटरी है एक्स कोर्ट के पास है, आपके पास सिर्फ ये टेरिटरी है, तो दिस इज द टेरिटोरियल जो लिमिट्स है, आपकी एक्सटेंट है। पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन, अब हर स्टेट के पास उस पर्टिकुलर स्टेट का कंट्रोल होगा, हर हाई कोर्ट के पास और सुप्रीम कोर्ट के पास पूरे ही कंट्री का जुरिस्डिक्शन है। पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन की जब भी हम बात करते हैं तो वो मनी से रिलेटेड बात करते हैं। इट इज द पावर ऑफ द कोर्ट टू डिटरमाइन मैटर्स ऑन द मॉनेटरी एक्सटेंट। कोर्ट कैन नॉट एंटरटेन अ मैटर विच इज अबव इट्स पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन। सीपीसी भी इसके ऊपर रोक लगाता है, उसके ऊपर आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, उस मैटर को एडजुडिकेट ही नहीं कर सकते। सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन की जब हम बात करते हैं, हर कोर्ट एडजुडिकेट करता है डिफरेंट मैटर्स को। A district judge alone has the jurisdiction to hear matters relating to testamentary, matrimonial, divorce cases, insolvency matters, etc. तो हर, जैसा कि मैंने आपको बताया है, उसके ऊपर सारे मैटर्स जो है आपके हायर कोर्ट्स के पास होती है पावर सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड डिसाइड करने की। सुप्रीम कोर्ट आए दिन कभी इलेक्ट्रल बॉन्ड्स पे बात कर रहा है, कभी फैमिली मैटर्स पे बात कर रहा है, कभी क्रूअल्टी पे बात कर रहा है, कभी वेस्ट बंगाल में जुआ उसके ऊपर बात कर रहा है। तो वहां पे कोई एज सच लिमिटेशन नहीं है। ओरिजिनल और एपेलेट की बात करते हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के भी हम आर्टिकल 131 के अकॉर्डिंग उसके आगे हम देखेंगे किस तरह से ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, और फर्दर एपेलेट जुरिस्डिक्शन हम उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स हैव ओरिजिनल एंड एपेलेट जुरिस्डिक्शन, लेकिन जो स्मॉल कॉजेस कोर्ट्स होते हैं, मुंसिफ कोर्ट्स होते हैं, उनके पास सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल मैटर्स में ही वो। एपेलेट का मतलब क्या होता है? जैसे हम इस कोर्ट से अगर अग्रीव्ड है तो हमें ऊपर की अदालत जाने में पावर है, अपील में जाने की पावर है। तो व्हेन आई एम डिससैटिस्फाइड बाय द डिसीजन ऑफ एक्स कोर्ट, आई कैन प्रोसीड टू वाई कोर्ट विच इज सुपीरियर टू दैट कोर्ट। दिस इज अपील। आगे आ जाइए दोस्तों। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जैसा कि मैंने आपको बताया, इसको देख लीजिए। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट शैल टू द एक्सक्लूजन ऑफ एनी अदर कोर्ट। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन को मैं रीड करने से पहले आपको बताना चाहूंगी, दिस इज द एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, द ओनली जुरिस्डिक्शन विच द सुप्रीम कोर्ट ओनली हैज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। यानी कि अगर इससे रिलेटेड डिस्प्यूट अराइज होगा तो आप सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही जा सकते हैं, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में ये मामला सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ही है। कब? मान के चलिए भारत सरकार और किसी स्टेट के बीच में डिस्प्यूट है, किसी एक स्टेट गवर्नमेंट और किसी दूसरी स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट है, किसी एक स्टेट गवर्नमेंट या एक से अधिक स्टेट गवर्नमेंट अदर साइड पे उनके बीच में कोई डिस्प्यूट है। हम वाटर रिलेटेड डिस्प्यूट्स देखते हैं, लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट्स देखते हैं, कई बार फाइनेंस से रिलेटेड एक स्टेट और दूसरे स्टेट के बीच में डिस्प्यूट होती है, एक सरकार और किसी और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट होती है, भारत सरकार और किसी और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट होती है। तो ये सारे मैटर्स कहाँ जाएंगे? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। Subject to the provisions of this constitution, the Supreme Court shall, to the exclusion of any other court. Why do we call it original jurisdiction? Because Supreme Court is excluding, हर कोर्ट को एक्सक्लूड करता है, कहता है हमारे पास ये पावर होगी। Original jurisdiction in any dispute between the government of India, one or more states, or states on the other, or between government of India and any state or states on one side, and one or more other states on the other side.
between two or more states if and in so far as the dispute involves any question, whether of law, whether of fact, on which the existence or extent of any legal right depends. अब इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. सी क्लॉज कहता है कि दो या दो से अधिक स्टेट्स, टू और मोर स्टेट्स, if and in so far as the dispute involves any question of law भी हो सकता है, वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट भी हो सकता है, अगर उस पर कोई लीगल राइट डिपेंड कर रही है, आपकी लीगल राइट होनी चाहिए. लॉ, क्वेश्चन ऑफ लॉ भी हो सकता है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट भी हो सकता है बिटवीन टू और मोर स्टेट्स, और डिस्प्यूट के बीच में कोई लीगल राइट होना जरूरी है. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वन और मोर स्टेट्स, और स्टेट्स ऑन द अदर, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एनी स्टेट और स्टेट्स ऑन वन साइड, एंड वन और मोर स्टेट्स ऑन द अदर साइड. एक स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, दो स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी हो सकता है. और यहाँ पे दो या दो से अधिक स्टेट्स, मतलब स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, उस डिस्प्यूट में कोई लीगल राइट एग्जिस्ट कर रही हो. आगे आ जाइए दोस्तों, इसका प्रोवाइजो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं एक बार. प्रोवाइजो कहता है that the said jurisdiction shall not extend to a dispute arising out of. ये jurisdiction extend नहीं करेगा. कब? ये jurisdiction सुप्रीम कोर्ट का कहां तक एक्सटेंड नहीं करेगा. प्रोवाइजो रोक लगाता है, कहता है कि अगर कोई डिस्प्यूट जो है वो अराइज हो रहा है फ्रॉम एनी ट्रीटी, एनी एग्रीमेंट, कोई भी कोवेनेंट है, कोई भी एंगेजमेंट है, कोई भी सनद है, तो इसको हम कैसे याद करेंगे? टेसेस. ट्रीटी, एग्रीमेंट, कोवेनेंट, एंगेजमेंट, सनद, एज इट इज याद कर लेना. प्रोवाइजो पूछा जाता है. तो कोई भी ऐसी ट्रीटी, बहुत सारी ऐसी ट्रीटीज होती हैं कि मान के चलिए किसी अन्य कंट्री के साथ कोई एग्रीमेंट हो रहा है, कोई एमओयू हो रहा है, कोई कोवेनेंट है, कोई एग्रीमेंट है, कोई पहले से चीजें आपकी चलती चली आ रही हैं, और सनद टाइप का कोई सिमिलर इंस्ट्रूमेंट है, विच हैविंग बीन एंटर्ड इनटू और एग्जीक्यूटेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन कंटिन्यूज इन ऑपरेशन आफ्टर सच कमेंसमेंट, जो कमेंसमेंट के बाद भी कंटिन्यू कर रहा था, और विच प्रोवाइड्स दैट दिस सेड जुरिस्डिक्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू सच ए डिस्प्यूट. हमने मान लिया कि कोई ट्रीटी कन्वेंशन पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, संविधान आने के बाद चलता रहा, या फिर उस कोवेनेंट में लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला नहीं जाएगा इससे रिलेटेड, तो ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा, या उसके लिए कोई अदर कोर्ट स्थापित किया गया है. सिंपल सी बात है. ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है? द अथॉरिटी टू एंटरटेन एंड डिसाइड अ केस एज अ कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस ही हम वहां जा सकते हैं. ठीक है, आगे आइए. अब दोस्तों इसके बाद स्कोप देख लेते हैं 2 पॉइंट्स में. सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन लिमिटेड है बाय द फॉलोइंग कंडीशंस. सबसे पहले, जब पार्टीज जो हैं, द पार्टीज टू डिस्प्यूट मस्ट बी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ अ फेडरेशन. सुप्रीम कोर्ट में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आप नहीं प्रोसीड कर पाओगे. इट विल नॉट एंटरटेन सूट्स to which a citizen or private bodies are party either jointly or in alternative with the state or the government of India. Suits in which there is a private party must be instituted in a court other than the Supreme Court. The definition of state in Article 36 will not extend to Article 131 of the Constitution. आगे आइए. दूसरी चीज याद रखिएगा, the dispute must involve a question relating to a legal right. The expression legal right is used to distinguish it from political rights over which the courts have no jurisdiction, but it is confined to the rights which are enforceable by an action in court of law. कोई भी ऐसी right जिसके ऊपर कोर्ट डिसीजन दे पाए, मतलब लीगल राइट के ऊपर ही तो डिसाइड करेगा ना. आपके कोई अन्य राइट है, आपकी पॉलिटिकल राइट है, आपके अदर मैटर्स है, उसके ऊपर कोर्ट ऑफ लॉ का कोई मतलब देयर इज नो से. अदरवाइज मतलब ऐसे तो बहुत सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं. तो लीगल राइट का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है. और इस पॉइंट पे ज्यादा फोकस आप मत करिएगा, बस ये याद रखिएगा कि अगर कोई प्राइवेट पार्टी है, अगर कोई ऐसा मामला है जिसमें कोई सिटीजन या प्राइवेट पार्टी भी इन्वॉल्व है, तो ऐसे मैटर्स ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में नहीं जा सकते हैं. आपका जो डिस्प्यूट होना चाहिए, आप कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होने चाहिए फेडरेशन के. मतलब हम यहाँ पे टेरिटरी वाइज बात कर रहे हैं, स्टेट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हम क्यों बोल रहे हैं?
और अगर कोई प्राइवेट पार्टी जॉइंटली या ऑल्टरनेटिव में इन्वॉल्व है विद द स्टेट और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सूट्स इन विच देयर इज अ प्राइवेट पार्टी मस्ट बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट अदर देन सुप्रीम कोर्ट। अगर कोई प्राइवेट पार्टी का मामला है तो आप अदर देन सुप्रीम कोर्ट जाओगे ना। और यहाँ पे स्टेट की डेफिनेशन आर्टिकल 36 का वर्णन इसीलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल 131 से इसको डिफरेंशिएट करना है। इसके ऊपर ज्यादा आप फोकस मत करिएगा, आगे हम चलेंगे, अपीलेट जुरिस्डिक्शन पे आएंगे। नाउ अपील आप जानते हैं ये ऐसा एक राइट है जो स्टैट्यूट के द्वारा क्रिएटेड है, राइट। और अपील का राइट एग्जिस्ट करता है जब कोई डिससैटिस्फाइड पार्टी है और वो मतलब एक कोर्ट की जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है तो ऊपर की कोर्ट जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के मामले में आर्टिकल 132, 33 और 34 अपीलेट जुरिस्डिक्शन ले डाउन करते हैं। और अपीलेट जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट का इन अपील्स फ्रॉम हाई कोर्ट सर्टेन केसेस में, फिर उसके बाद सिविल मैटर्स में अलग तरीके से दिया गया है 133 में, और क्रिमिनल मैटर्स में 134 में दिया गया है। और इससे रिलेटेड जो सर्टिफिकेट होता है अपील का वो आर्टिकल 134A में दिया गया है। अब 132 कहता है एन अपील शैल राइट टू द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम एनी जजमेंट, डिक्री, कोई फाइनल ऑर्डर हाई कोर्ट का इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, सिविल हो, क्रिमिनल हो या अदर प्रोसीडिंग्स है। तो 132 में सारी चीजें इंक्लूडेड है, सिविल हो, मान के चलिए क्रिमिनल हो, अदर प्रोसीडिंग्स हो। इफ द हाई कोर्ट सर्टिफाइज अंडर आर्टिकल 134A, मैंने आपको बताया 134A में सर्टिफिकेट ऑफ अपील दिया गया है, उसके थ्रू सर्टिफाई किया गया हो। और अगर आपसे पूछा जाए अपीलेट जुरिस्डिक्शन सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ कहाँ पे इन्वॉल्व किया, मतलब कहाँ पे मिलेगा, तो आर्टिकल 132 में मिलता है। तो यहाँ पे कहा सिविल हो, क्रिमिनल हो, बट सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होना चाहिए। इससे रिलेटेड कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना है, इससे रिलेटेड कुछ सब्सटैंशियल होना चाहिए 132 में, चाहे वो सिविल हो चाहे क्रिमिनल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे आइए, वेयर सच अ सर्टिफिकेट इज गिवन, any party in the case may appeal to the Supreme Court on the ground that any question as aforesaid has been wrongly decided, substantial question of law involved है। For the purpose expression, final order includes an order deciding an issue which if decided in favor of the appellant would be sufficient for final disposal of the case। तो final order का कहने का मतलब क्या है, ये expression में दिया गया है। ये एक ऐसा order भी include करेगा जो कि किसी issue को decide कर रहा है, और अगर एपिलांट यानी कि जो अग्रीव्ड पार्टी है उसके फेवर में डिसाइड किया गया हो तो उसने केस को फाइनली डिस्पोज ऑफ कर दिया, अब उसके पास ज़्यादा ऑप्शंस है नहीं तो वो अपील में प्रोसीड किया, या वो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट आया है अपीलेट जुरिस्डिक्शन में, क्रिमिनल हो, सिविल हो या अदर, मान के चलिए इंसॉल्वेंसी, प्रोबेट, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, कुछ भी हो सकता है। आगे आइए, उसके बाद अपीलेट जुरिस्डिक्शन आपके सिविल केसेस के अंदर 133 में दिया गया है। कहते हैं कि एक अपील सुप्रीम कोर्ट को लाए करेगी कोई भी जजमेंट, डिक्री या फाइनल ऑर्डर सिविल प्रोसीडिंग में किसी हाई कोर्ट के जो है वो दिया गया है, और हाई कोर्ट सर्टिफाई करता है कि कोई जो केस है वो इन्वॉल्व करता है सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ जो जनरल इंपॉर्टेंस का है सिविल केसेस के अंदर। और दूसरी चीज कि हाई कोर्ट के ओपिनियन में ये जो क्वेश्चन है ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करे। तो सिविल मैटर्स में हम अपील में कैसे प्रोसीड करेंगे, एक तो सर्टिफिकेट ऑफ अपील हमें मिलेगा, उसके बाद सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ जनरल इंपॉर्टेंस का है। सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या होता है, कोई भी पब्लिक राइट जिसमें इन्वॉल्व हो, पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर हो, सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सुप्रीम कोर्ट और द रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट टू डिसाइड ऑन इट, टू इंटरप्रेट द पर्टिकुलर लॉ, या कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन करेंगे हम उसके थ्रू, तो इट इज सब्सटैंशियल इन नेचर, पब्लिक इन्वॉल्व है उसमें। फिर दूसरी चीज इसमें सब्सटैंशियल एसक्यूएल होना चाहिए जनरल इंपॉर्टेंस का, और दूसरी चीज हाई कोर्ट को लगता है कि ये जो मामला है सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर सकता है सिविल मैटर्स के अंदर, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट है। फिर उसके बाद दूसरी चीज नथिंग नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इन 132 एनी पार्टी अपीलिंग टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर क्लॉज 1 may urge as one of the grounds in such appeal that a substantial question of law as to the interpretation of the constitution has been wrongly decided in certain matters। 132 में आपको दिया गया है सिविल मैटर्स, क्रिमिनल मैटर्स, याद रखिएगा चाहे जैसे भी हो। और क्लॉज 2 में आर्टिकल 133 के कहते हैं कि हमें जो 132 में कहा गया उसके अलावा भी पार्टीज के पास ये ऑप्शन है कि वो कोर्ट में कह सकते हैं कि सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है वो रॉन्गली डिसाइड किया गया है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन था उसमें और उसको गलत तरीके से डिसाइड कर दिया गया, ये भी कहा जा सकता है सिविल मैटर्स में। और क्लॉज 3 कहता है नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस आर्टिकल नो अपील शैल लाई, जब तक कि पार्लियामेंट बाय लॉ अदरवाइज प्रोवाइड्स lie to the Supreme Court from the judgment, decree or final order of one of the judge of the Supreme Court. Now, notwithstanding anything in this article, no appeal shall lie.
unless Parliament by law otherwise provides, lie to Supreme Court from the judgment, decree और final order of one judge of the High Court। ये सिंगल जज की बात करी गई है। जब जजमेंट सिंगल जज की हाई कोर्ट के सिंगल जज ने दिया है तो उनके खिलाफ आप प्रोसीड कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, तभी कर पाओगे जब पार्लियामेंट बाय लॉ यहाँ पे आपको अलाउ करेगा। आगे आइए, क्रिमिनल मैटर्स में दिया गया है। क्रिमिनल मैटर्स में आप अपीलेट जुरिस्डिक्शन में तब प्रोसीड करोगे कि अगर मान के चलिए आप हाई कोर्ट भी अपील में गए थे और किसी अक्यूज पर्सन का जो एक्विटल का ऑर्डर था वो रिवर्स कर दिया है और आपने उसको डेथ सेंटेंस दे दिया, तो आप सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीड करोगे, अपीलेट जुरिस्डिक्शन में कर सकते हो। फिर उसके बाद आपने क्या किया है, आपने विड्रॉ कर लिया, अपने कोर्ट में मंगा लिया, मतलब हाई कोर्ट में मंगा लिया फॉर द ट्रायल बिफोर इटसेल्फ। कोई भी ऐसा केस फ्रॉम एनी कोर्ट, मान के चलिए कोई निचली अदालत थी, हाई कोर्ट में मंगवा लिया वो केस, सबऑर्डिनेट टू इट्स अथॉरिटी एंड हैज इन सच ट्रायल कन्विक्टेड द अक्यूज्ड पर्सन एंड सेंटेंस्ड हिम टू डेथ। अब किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट को उसको डिसाइड करना था, हाई कोर्ट में आपने केस मंगवाया, आपने उसको मौत की सजा सुना दी, कन्विक्टेड द अक्यूज्ड पर्सन एंड सेंटेंस्ड हिम टू डेथ। फिर सी क्लॉज कहता है सर्टिफाइड, मतलब यहाँ पे सर्टिफिकेशन हो गया है। अपील अंडर क्लॉज सी शैल लाई सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस एज मे बी दैट वी हैव अंडर क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 145, ये रूल से रिलेटेड। फिर क्लॉज 2 यहाँ पे कहता है पार्लियामेंट मे बाय लॉ कन्फर ऑन द सुप्रीम कोर्ट फर्दर पावर्स टू एंटरटेन एंड हियर अपील्स फ्रॉम एनी जजमेंट, फाइनल ऑर्डर और सेंटेंस इन एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाई कोर्ट। पार्लियामेंट यहाँ पे लॉ बना सकता है। 134A में यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ अपील दिया गया है, इस प्रोविजन को आप देख सकते हैं। हालांकि मैं इसको करवाती नहीं हूँ, बट आपको मैंने बता दिया सर्टेन केसेस 132 में, 33 में सिविल मैटर्स में स्पेसिफिकली। पहली बात SQL है जनरल इंपॉर्टेंस का, या फिर हाई कोर्ट को लगता है इसको सुप्रीम कोर्ट का डिसाइड करेगा, और 134 में क्रिमिनल मैटर्स में दिया जाता है। आगे आ जाइए दोस्तों। अब इसके बाद 135 यहाँ पे बताता है आपकी जुरिस्डिक्शन एंड पावर्स ऑफ द फेडरल कोर्ट अंडर एग्जिस्टिंग लॉ टू बी एक्साइजेबल बाय सुप्रीम कोर्ट। तो 135 में ये बेसिकली दिया गया है कि जो फेडरल कोर्ट की पावर थी वो अब सुप्रीम कोर्ट जो है उसको परफॉर्म करेगा, उसके फंक्शंस को परफॉर्म करेगा, क्योंकि अब उसका तो एग्जिस्टेंस रहा नहीं है। 136 पे आइएगा, स्पेशल लीव टू अपील की बात करता है। सुप्रीम कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन ग्रांट स्पेशल लीव टू अपील फ्रॉम एनी जजमेंट, डिक्री, डिटर्मिनेशन, सेंटेंस और ऑर्डर in any case, in any cause of matter passed or made by any court or tribunal in the territory। ये आर्म्ड फोर्सेस पे एप्लीकेशन इसका नहीं होता, ये SLP की बात करी गई, स्पेशल लीव टू अपील। तो एक तरह से मान के चलिए आपको जो ऑप्शंस दिए गए ना 132, 33, 34 में, वहां पे आपको कोई रेमेडी नहीं मिली तो आपके पास अर्जेंट, मतलब इमीडिएट रेजोल्यूशन के लिए अर्जेंट केसेस में स्पेशल लीव टू अपील दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट अपने डिस्क्रिशन में ग्रांट करता है, ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कुछ बाइंडिंग नहीं होता। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंटर्स मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि ये आर्टिकल जो है कोई राइट ऑफ अपील कन्फर नहीं करता है, ये सिर्फ स्पेशल लीव टू अपील देता है आपको, है ना। स्पेशल केसेस के अंदर कोर्ट हैज इम्पोज सर्टेन लिमिटेशंस, कुछ पावर्स पे लिमिटेशंस भी लगी हुई हैं। द पावर शैल बी एक्साइजेबल ओनली जब यहाँ पे स्पेशल सर्कमस्टांसेस होंगे, एग्जिस्ट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे रिफ्यूज भी कर सकता है एंटरटेन करने के लिए। इंफीरियर ट्रिब्यूनल मान के चलिए from the order of an inferior tribunal where the litigant has not availed himself, ऑर्डिनरी रेमेडीज के लिए आप गए नहीं, आप कह रहे 136 में हम SLP में जाएंगे, गलत है ये। जैसे कि कोई स्टैट्यूटरी राइट ऑफ अपील है, रिवीजन का राइट है आपके पास, या अपील आपने फाइनल ऑर्डर के अगेंस्ट किया नहीं है ऑफ एन अपीलेट ट्रिब्यूनल और ऑन अपील फ्रॉम द डिसीजन ऑफ एन इंफीरियर ट्रिब्यूनल। इंफीरियर कोर्ट के बाद आप अपीलेट ट्रिब्यूनल पे जाओ, सीधे SLP में प्रोसीड कर रहे हो, गलत है। ये सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस में हम अलाउ करेंगे, जैसे कि अगर नेशनल जस्टिस के प्रिंसिपल्स का ब्रीच हो गया है बाय द ऑर्डर अपील्ड अगेंस्ट, और वेयर द अपील टू वेयर द कोर्ट इज ऑन अ पॉइंट विच कुड नॉट हैव बीन डिसाइडेड इन द अपील अंडर द ऑर्डिनरी लॉ, और वेयर द स्टैट्यूटरी अपील वुड बी फ्यूटाइल। अब स्टैट्यूटरी अपील अगर आप करोगे भी तो कोई मतलब कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो ऐसे में आपको अलाउ कर दिया जाएगा। और एट एनी पॉइंट विच कुड नॉट हैव बीन डिसाइडेड इन द अपील, अब मान के चलिए अपील में डिसाइड नहीं किया जा सकता था माय लॉर्ड, इसीलिए हम SLP में आपके सामने आए। तो ये सब कोर्ट में आपको बताना पड़ेगा एक्सेप्शनल केसेस कैसे हैं आपके, कोर्ट अलाउ कर देगा, याद रखिएगा SLP 136 में। अब उसके बाद 137 यहाँ पे रिव्यू के बारे में बात करता है। जैसा कि हम सब जानते हैं दोस्तों कि एक बार जब जज साइन कर देता है अपने जजमेंट को, जब साइन हो जाता है जज के द्वारा,
तो वो क्या हो जाता है, वो फंक्टस ऑफिशियो हो जाता है। हम क्या वर्ड यूज करते हैं, फंक्टस ऑफिशियो। कहने का मतलब क्या है, फंक्टस ऑफिशियो यानी कि नाउ आई कैन नॉट मेक एनी चेंजेस एंड अब आई एम पावरलेस। फंक्टस ऑफिशियो का मतलब पावरलेस बेसिकली, यानी कि अब इसके अंदर चेंजेस नहीं हो सकते। लेकिन आप ये सब जानते हैं कि जजेस भी इनफैलेबल नहीं हो सकते, यानी कि ऐसा नहीं कि जजेस के द्वारा कोई गलती नहीं हो सकती, मिस्टेक्स नहीं हो सकती, दे आर बाउंड टू मेक मिस्टेक्स। तो आर्टिकल 137 यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को खुद के जजमेंट्स को रिव्यू करने की पावर देता है। अब इस पे कुछ लिमिटेशंस हैं, ये ध्यान रखिएगा। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी सच लॉ, मतलब पार्लियामेंट ने अगर कोई लॉ बनाया है उसके मद्देनजर रखते हुए, कोई रूल्स जो बने हैं उसको मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है जजमेंट्स रिव्यू करने के लिए जो उन्होंने खुद किए हैं, प्रोनाउंस किए हैं या किए हैं। अब ग्राउंड्स क्या होंगे, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकता है ऑन द ग्राउंड, मान के चलिए कोई एरर एपरेंट है ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, कोई टेक्निकलिटीज है, मान के चलिए दैट द कोर्ट्स अटेंशन वाज नॉट ड्रॉन टू अ पर्टिकुलर स्टैट्यूटरी प्रोविजन एंड ऑल्सो इन यूजुअल अनयूजुअल केसेस इनजस्टिस को अवॉइड करने के लिए। अदरवाइज मैटर्स में नहीं, मतलब इनजस्टिस ऐसा कुछ मैटर है जैसे कोई क्लरिकल मिस्टेक हो गई, अब अगर ये मिस्टेक रहेगी, प्रेजेंट रहेगी, तो इनजस्टिस होगा, तो इसीलिए इसमें चेंजेस किए जाए। दिस पावर में बी यूज टू एक्सपैंड द स्कोप ऑफ एन ऑर्डर ग्रांटिंग स्पेशल लीव टू अपील। तो स्पेशल लीव टू अपील को ग्रांट करने के लिए जब आप ऑर्डर पास करते हो तो इस पावर को भी यूज कर सकते हो उस स्कोप को एक्सपैंड करने के लिए कि हम यहाँ पे चेंजेस भी कर रहे हैं अगर ये एसएलपी में प्रोसीड किए। आगे आइए। अब दोस्तों 138 है 138, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के एनलार्जमेंट के बारे में बात करी गई। सुप्रीम कोर्ट शैल हैव फर्दर जुरिस्डिक्शन, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास अगर कोई एडिशनल पावर्स या फंक्शंस की हम बात करेंगे तो वो भी होंगे। कोई भी मैटर्स जो यूनियन लिस्ट में दिए गए हैं एज पार्लियामेंट में बाय लॉ कन्फर, और सुप्रीम कोर्ट में के पास फर्दर जुरिस्डिक्शन भी होगा, पावर्स भी होंगे विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट जो है कोई स्पेशल अग्रीमेंट के द्वारा कन्फर करता है, इफ पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रोवाइड्स फॉर सच जुरिस्डिक्शन एंड पावर्स। चलिए आगे आ जाइए दोस्तों। 139 इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में देख लीजिए। कन्फर्मेंट ऑन द सुप्रीम कोर्ट द पावर टू इशू रिट्स, आर्टिकल 139। अब आपको ध्यान आ रहा होगा 32 में भी हमने सुप्रीम कोर्ट की रिट जुरिस्डिक्शन के बारे में पढ़ा, तो आर्टिकल 139 किसके बारे में बात करता है? ये कहता है कि पार्लियामेंट में बाय लॉ कन्फर ऑन द सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट को कन्फर कर सकता है पावर टू इशू डायरेक्शंस, ऑर्डर्स और रिट्स इंक्लूडिंग रिट्स इन द नेचर ऑफ habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto, certiorari or any of them writs in the nature of other than those mentioned in clause 2 of article 32। तो other than article 32 clause 2 के अंदर जो रिट्स के बारे में दिया गया है, उसके अलावा भी अगर आपको कोई भी ऐसी रिट्स इशू करनी है तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होगी। इसके बाद भी हाई कोर्ट के पास ज़्यादा वाइड, क्योंकि अदर मैटर्स में यहाँ पे इंक्लूडेड है, आर्टिकल 139 में दिया गया है, बट आर्टिकल 32 में नहीं दिया गया है, क्योंकि आर्टिकल 32 पार्ट 3 में एग्जिस्ट कर रहा है, इसीलिए हम उसके स्कोप को थोड़ा सा लिमिटेड मानते हैं और आर्टिकल 226 के स्कोप को ज़्यादा मानते हैं। तो ये आर्टिकल 139 है, ध्यान रखिएगा। आगे आ जाइए। अच्छा, कौन ये अलाउ करेगा? पार्लियामेंट के पास पावर है, ये अलाउ करती है कि अगर अदर मैटर्स में करना है तो आप पार्लियामेंट के थ्रू ही कर सकते हैं। दोस्तों आर्टिकल 139A यहाँ पे बात करता है और ट्रांसफर ऑफ सर्टन केसेस की, आप देख सकते हैं, ये इट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट बट यू कैन सी ट्रांसफर की बात करी गई। और आर्टिकल 140 दोस्तों यहाँ पे एंसिलरी पावर्स की बात करता है। दिस इज बिन आस्क्ड इन दी प्रीलिम्स। तो पार्लियामेंट यहाँ पे लॉ बना के प्रोविजंस करेगा फॉर सुप्रीम कोर्ट, कन्फरिंग अपॉन सुप्रीम कोर्ट ऐसे सप्लीमेंटल पावर्स जो कि इनकंसिस्टेंट नहीं होने चाहिए विद एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एज मे अपीयर टू बी नेसेसरी। जो भी पार्लियामेंट को ज़रूरी लगता है तो वो सुप्रीम कोर्ट को और पावर दे सकता है, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए और इफेक्टिवली सुप्रीम कोर्ट काम करे, ऐसी पावर्स भी पार्लियामेंट के द्वारा दी जा सकती हैं। मूविंग फर्दर, अब आर्टिकल 141 पे आएंगे दोस्तों। ये बाइंडिंग फोर्सेस है सुप्रीम कोर्ट की, बेसिकली जो भी जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट का पूरे भारत की टेरिटरी पे बाइंडिंग होता है। इसमें आपका बंगाल इम्यूनिटी का केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा।
So the law declared by the Supreme Court shall be binding on all courts within the territory of India. और भारत के सभी कोर्ट्स बाउंड है जो भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आते हैं, भले ही क्यों ना वो अदर कोर्ट्स जैसे प्रिवी काउंसिल, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अगेंस्ट है। सुप्रीम कोर्ट खुद अपने किसी डिसीजन से बाउंड नहीं होता है, और अगर सुप्रीम कोर्ट खुद बाउंड होने लगे तो बहुत सारे ऐसे डिस्क्रिपेंसीज हो जाएंगे आगे आने वाले जजमेंट्स में, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट बाउंड नहीं होता है। अदर जो जजेस हैं, अदर कोर्ट्स जो हैं वो बाउंड है। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो डिपार्ट कर सकता है, केशवानंद भारती केस और कितने सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने प्रीवियस दिए गए जजमेंट्स के बाद द सुप्रीम कोर्ट हैज़ गिवन अ डिफरेंट ओपिनियन, हैज़ चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी, द नीड्स एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द सोसाइटी। सो हेंस दिस कैन बी डन। So the previous decisions differ करेंगे if the court is satisfied of its error and its effect on the general interests of the public. In reviewing earlier decision, however, the court would take into consideration कि आपने previous decision को क्यों pronounce किया गया था, कौन judges थे और क्या matters थे। जैसे अभी recently bribery से related जो judgment आया है, जो मैंने आपको last class में भी बताया था, privileges के अंदर सीता सोरेन का केस, तो आपने पीवी नरसिम्हा राव को ओवररूल किया, और बट यहाँ पे पीवी नरसिम्हा राव में क्या कहा गया उसको कंसिडरेशन में लिया और बताया इस पॉइंट से हम इस तरह से डिफर कर रहे हैं क्योंकि करंट सिचुएशन डिफरेंट है। आगे आइए, तो बाइंडिंग होगा, बट सुप्रीम कोर्ट के खुद के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ एंड इट्स लेटेस्ट, हमेशा याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट प्रोनाउंसमेंट जो है वो इंफीरियर कोर्ट्स के ऊपर बाइंडिंग होता है। सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन एट स्टेट्स एंड देयर ऑफिसर्स, ऑल पर्सन्स वेदर दे आर पार्टीज या ना हो, पेंडिंग प्रोसीडिंग्स हो, टू ऑल द पेंडिंग प्रोसीडिंग्स एज वेल। So there was a time when even obiter dicta of the Supreme Court, एक समय था जब obiter dicta जो सुप्रीम कोर्ट का है उसको भी प्रेसिडेंट माना जाता था और इन्फीरियर कोर्ट्स के ऊपर बाइंडिंग माना जाता था। लेकिन 3 जजेस की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सिर्फ फॉलोइंग कैटेगरीज जो है वो बाइंडिंग फोर्स रखेंगी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हैव नो बाइंडिंग फोर्स, जैसे कि ऑबिटर डिक्टा, दैट इज स्टेटमेंट्स विच आर नॉट पार्ट ऑफ द रेशियो डिसाइडेंडी, a decision per incurium that is given in ignorance of the terms of a statute or rule having a force of a statute, और अगर कोई डिसीजन है which is sub silentio, that is without any argument or debate on the relevant question, तो ये 3 चीजें जो लोअर कोर्ट्स हैं, जो भारत की टेरिटरी में जो अदर कोर्ट्स हैं, उनके ऊपर ये चीजें बाइंडिंग नहीं होंगी। तो इस केस का नाम ना मैं आपको just a second, I'll just mention the case in the comment section, आपको मिल जाएगा। फिर 4th point देखिएगा, but once a point has been argued and decided by the Supreme Court, the decision becomes binding and the same point, that is constitutionality of a statute, cannot be urged in subsequent proceedings on new grounds। भाई हमने डिसाइड कर दिया तो नए ग्राउंड्स पे आप उसको रेज मत करिए। So when a question is decided by a larger bench, observation made in subsequent smaller benches must be construed in consonance with and not at variance with the decision of a larger bench। 5 बेंच ने डिसाइड कर दिया किसी मैटर को, ब्राइबरी से रिलेटेड मैटर अब 3 जजेस की बेंच जब डिसाइड करेगी तो इसके कॉन्सोनेंस में होना चाहिए, इसके फेवर में होना चाहिए, इसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें हम जानते हैं। ऑबिटर डिक्टा जो रेशियो डिसाइडेंडी का पार्ट नहीं है वो बाइंडिंग नहीं होगा। अगर आपने पर इंक्यूरियम कोई चीज़ डिसाइड करी है कि आपने किसी स्टैट्यूट का कोई लॉ है उसको इग्नोरेंस में आपने डिसाइड कर दिया, वो बाइंडिंग नहीं होगा। और अगर आपने कोई आर्ग्यूमेंट और डिबेट जो इंपॉर्टेंट थी, कोई इशू था जो इंपॉर्टेंट था, उसको डिसाइड नहीं करा, उसी को डिबेट नहीं करा, सब साइलेंटली पास कर दिया, तो वो भी बाइंडिंग नहीं हो। आगे आइए, ये हो गई आर्टिकल 141 की बात। दोस्तों 142 बहुत ही तगड़ी पावर है सुप्रीम कोर्ट की, वो पावर है जो किसी को भी पाताल से खिंचवा सकती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है सुप्रीम कोर्ट की, और टू डू कंप्लीट जस्टिस आर्टिकल 142 में पेरारी विलन में का जो अब इनको छोड़ा गया आफ्टर 30 इयर्स, इसी आर्टिकल 142 की पावर को यूज़ करते हुए मणिपुर इशू में भी आर्टिकल 142 की पावर को यूज़ किया गया। और शिल्पा शैलेश का केस था जहाँ पे वेटिंग पीरियड 6 मंथ्स का जो वेटिंग पीरियड है उसको अवॉइड करने की बात करी गई। कहा इरिट्रेबल ब्रेकडाउन की मैरिज, ऐसे मैरिजेस में आर्टिकल 142 का पावर को यूज़ करके कहा वेट करने की ज़रूरत नहीं है।
तो देयर आर मेनी केसेस जहाँ पे आर्टिकल 142 की पावर होती है और यहाँ पे फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस सुप्रीम कोर्ट अपनी ये पावर को यूज़ करता है। कोई भी ऐसा कॉज या कोई भी मैटर उसके सामने जो पेंडिंग है या कोई भी डिक्री जो पास करी गई है, कोई भी ऑर्डर किया गया है और शैल बी इन्फोर्सेबल थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इस तरह से जो भी डिसीजन आया है इस तरह से प्रिवेल करेगा एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय और अंडर एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट एंड अंटिल प्रोविजन किया गया है इन सच मैनर एज द प्रेसिडेंट मे बाय ऑर्डर प्रिस्क्राइब। बट इसकी पावर बहुत ज़्यादा है एंड सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, उसको मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो कोई भी ऑर्डर कर सकता है इस पर्पस के लिए कि किसी की अटेंडेंस मान के चलिए किसी को कोर्ट में पेश किया जाए, किसी डॉक्यूमेंट की प्रोडक्शन और डिस्कवरी के लिए, इन्वेस्टिगेशन या पनिशमेंट के लिए किया जा सकता है। और अब हम लोग आगे आएंगे दोस्तों। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसको एक बार देख लीजिए। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, ये एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसीलिए भी हो जाता है कि कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव जो है वो जुडिशरी से टू ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट आर इंटरमिंगलिंग विथ ईच अदर। तो इफ एट एनी टाइम प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ है, कोई क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है और वो अराइज हुआ है या अराइज होने वाला है, कोई ऐसे नेचर का है, ऐसे पब्लिक इंपॉर्टेंस का है कि ये इस मैटर पे सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन लेना बहुत ज़रूरी है, तो वो क्या करेगा, प्रेसिडेंट उस क्वेश्चन को रेफर कर देगा सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट के कंसिडरेशन के लिए, और कोर्ट क्या करेगा, हियरिंग करेगा, उसके बाद उस अपना ओपिनियन जो है वो रेफर करेगा। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वर्ड मे, ही मे, द कोर्ट मे रेफर द क्वेश्चन टू दैट कोर्ट, ये तो प्रेसिडेंट की बात करी गई है, ही मे रेफर द क्वेश्चन टू दैट कोर्ट फॉर कंसिडरेशन एंड द कोर्ट मे आफ्टर सच हियरिंग एज इट थिंक्स फिट उसका रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देगा। तो यहाँ पे मे वर्ड क्योंकि यूज किया गया है तो कोर्ट के ऊपर कुछ बाइंडिंग भी यहाँ पे नहीं है एज सच। अब देखिए, द प्रेसिडेंट मे नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इन द प्रोविजो टू आर्टिकल 131 रेफर अ डिस्प्यूट ऑफ द काइंड मेंशन्ड इन दी सेट प्रोविजन, जैसे ट्रीटी टेसेस है आपका, तो उससे हमें मतलब नहीं आर्टिकल 131 में क्या दिया गया है, वो चाहे तो रेफर कर सकते हैं कोई भी ऐसा मामला सुप्रीम कोर्ट को फॉर ओपिनियन एंड द सुप्रीम कोर्ट शैल आफ्टर हियरिंग एज इट थिंक्स फिट रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट इट्स ओपिनियन देयरऑन। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट अपना ओपिनियन देता ही देता है, शैल वर्ड यूज किया गया है। कंसल्टेटिव एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन होता है ये सुप्रीम कोर्ट का, ये प्रेसिडेंट को पावर देता है कोई भी क्वेश्चन जो पब्लिक इंपॉर्टेंस का है और क्वेश्चन ऑफ लॉ है या फैक्ट है, एंड वेदर और नॉट सच क्वेश्चंस रिलेट टू द फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वेदर सच फंक्शंस हैज अराइजन और इज लाइकली टू अराइज द प्रेसिडेंट्स ओपिनियन एज टू द क्वेश्चन बीइंग ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। ये इसको आप क्वेश्चन नहीं कर सकते कि प्रेसिडेंट का ओपिनियन जो आता है कि ये मामला पब्लिक इंपॉर्टेंस का है इसीलिए हम इसको रेफर कर रहे हैं, इसको आप चैलेंज मत करो, इस चीज को आप चैलेंज नहीं भी कर सकते। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। मे वर्ड क्योंकि यहाँ पे दिया गया है तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कुछ बाइंडिंग नहीं होता इसमें, लेकिन अगर कोई टेसिस का मामला है यानी कि आर्टिकल 131 के प्रोवाइजो में जिसका वर्णन किया गया है वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग हो जाता है, वो आपके सुप्रीम कोर्ट के लिए यहाँ पे बताना जरूरी हो जाता है। चलिए, तो वर्ड मे मेक्स इट क्लियर दैट द कोर्ट इज नॉट बाउंड टू आंसर द क्वेश्चन इन एवरी केस, कोर्ट हैज अ डिस्क्रिशन इन द मैटर एंड मे प्रॉपर इन अ प्रॉपर केस डिक्लाइन भी कर सकता है कि हम ओपिनियन नहीं देंगे। फॉर एग्जाम्पल वेर द क्वेश्चन रिफर्ड टू इज अ पॉलिटिकल मैटर है, प्रॉपर नहीं है, पॉसिबल नहीं है उसको आंसर करना, बट अ क्वेश्चन इन रिलेशन टू अ बिल इसको हम रिगार्ड नहीं कर सकते, कैन नॉट बी रिगार्डेड एज हाइपोथेटिकली मेयरली बिकॉज इट मे अंडरगो फंडामेंटल चेंजेस बाय अमेंडमेंट। तो अगर कोई बिल से रिलेटेड मामला है तो हम सिर्फ इस वजह से उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता कि इसके बाद अमेंडमेंट हो जाएगा संविधान, नहीं। एंड द वर्ड शैल is mandatory, court may decline to answer even in a case coming under clause 2 where the question is incapable of being answered on reference। तो यहाँ पे क्या दिया गया, clause 2 में जो वर्ड दिया गया है shall, ये मैंडेटरी है। अच्छा, इसमें एक और चीज है, कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट डिक्लाइन कर सकता है किसी भी क्वेश्चन का जवाब देने को, आंसर इवन इन अ केस कमिंग अंडर क्लॉज 2 वेयर द क्वेश्चन इज इनकेपेबल, अगर हम उसको आंसर नहीं कर सकते, इनकेपेबल ऑफ बीइंग आंसर्ड ऑन द रेफरेंस। इट इज फॉर द प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेगा कौन सा क्वेश्चन हमें रेफर करना है, पेंडिंग बिल है, सारी चीजें रेफर करी जा सकती हैं।
द री केरला एजुकेशन बिल, री प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। द सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट गो बियॉन्ड द क्वेश्चन रेफर्ड एंड डिस्कस अदर क्वेश्चंस बिकॉज एनी डाउट मे हैव अराइजन रिलेटिंग टू देम। तो जो पूछा गया खाली उतना ही सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे डिसाइड करना। आगे आ जाइए। तो अब उसके बाद बाइंडिंग फोर्स होती है, जो अभी एडवाइजरी ओपिनियन दिया है प्रेजेंट आर्टिकल में, ये जजमेंट नहीं होता है एंड डज नॉट अकॉर्डिंगली फर्निश अ गुड रूट ऑफ टाइटल। जो जैसा कि जजमेंट के बाद टाइटल निकल के आता है ना, वो नहीं निकल के आता आर्टिकल 143 में। There being no parties before the Supreme Court in a reference proceeding, the opinion rendered by the court in such proceeding is not binding on any party. किसी के ऊपर ये बाइंडिंग नहीं होता, एडवाइजरी होता है। An opinion given under Article 143 prima facie fall within the purview of Article 141? नहीं, fall नहीं करेगा। But the opinion rendered by the Supreme Court in Delhi, अच्छा Delhi Laws Act, जी हाँ, this is very important case। इसके बारे में मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में हम इसको आगे भी डिस्कस करेंगे। री डेली लॉज एक्ट हैज़ बीन फ्रीली रेफर्ड टू एंड फॉलोड बाय डिफरेंट हाई कोर्ट्स। तो जो डिसाइड किया गया री डेली लॉज एक्ट में, इवन री प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में, री केरला एजुकेशन बिल में, उसको बहुत बार जो है कोट भी किया गया है और बहुत बार रेफर भी किया गया है फॉर अदर हाई कोर्ट्स के डिसीजंस के अंदर। फिर दोस्तों आर्टिकल 141 ये कहता है कि जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं, सिविल हो, जुडिशियल हो, जो भी भारत की टेरिटरी में है, वो सुप्रीम कोर्ट के एड में काम करेंगे, उनको सप्लीमेंट करेंगे, उनके काम को स्मूथ करने की कोशिश करेंगे। आर्टिकल 144 दोस्तों आर्टिकल 145 है, ये रूल से रिलेटेड पावर्स ले डाउन करता है। इसमें सारी चीज़ें आप एज इट इज़ लर्न कर लीजिएगा, और इसमें आपका जो क्लॉज CC है ये भी बहुत ज़रूरी है, और आपके क्लॉज F, क्लॉज H, क्लॉज G बेल से रिलेटेड, देन I, J, सारी चीज़ें आप इसको लर्न कर लीजिएगा बाय हार्ट। इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों आर्टिकल 146 यहाँ पे ऑफिसर्स और सर्वेंट की बात करता है। जो भी ऑफिसर स्टाफ है सुप्रीम कोर्ट के, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या कोई भी ऐसा पर्सन जिनको उनको डायरेक्ट करा है, वो प्रेसिडेंट भी यहाँ पे रूल बना सकते हैं रिक्वायरिंग UPSC's consultation for certain appointments, condition of service for these officers and staff like salary, leave, ये सब रूल्स जो CGI बनाते हैं उनके अकॉर्डिंग होता है, डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स के अकॉर्डिंग होता है। एंड प्रेसिडेंट का अप्रूवल यहाँ पे चाहिए होता है पे एंड पेंशन से रिलेटेड। जो भी एक्सपेंसेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, ये आपके इंडिया के कंसोलिडेटेड फंड से चार्ज किए जाते हैं। आगे आ जाइए। 147 दोस्तों इंटरप्रिटेशन की बात करता है। इन दिस चैप्टर 5 ऑफ पार्ट 6 रेफरेंसेस सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ के जो भी किए हैं एज टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, यानी कि माना जाएगा एज इंक्लूडिंग रेफरेंस टू एनी सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये भी हम मानेंगे। कोई भी अमेंडमेंट हुआ था, कोई भी एक्ट है सप्लीमेंटिंग, या कोई भी ऑर्डर इन काउंसिल और ऑर्डर मेड देयर अंडर द इंडियन इंडिपेंडेंस, तो इंटरप्रिटेशन में यहाँ पे सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात मान रहे हो, तो इसको हम मानेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 को भी इंक्लूड कर रहे हैं। बस दोस्तों इसके बाद कैग से रिलेटेड प्रोविजंस आ जाएंगे आपके। तो कैग जो होगा भारत में, जो कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, और इसका रिमूवल सेम ग्राउंड्स पे होता है एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, दैट इज प्रूव मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। हर कोई पर्सन जो अपॉइंट किया जाएगा एज कैग शैल बिफोर ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस मेक एंड सब्सक्राइब ओथ, जो कि 3rd शेड्यूल में दिया गया है। करंट कैग कौन है कमेंट सेक्शन में बताइए। फिर उसके बाद जो भी सैलरी है, अदर कंडीशंस है उनके सर्विस के कैग की, ये पार्लियामेंट डिटरमाइन करेगा, जो 2nd शेड्यूल में दिया गया है। कैग को फर्दर ऑफिस होल्ड करने की पावर नहीं दी गई। कैग shall not be eligible for further office either under the government of India or government of state after he ceased to hold his office as CAG, subject to other provisions of this constitution, any law made by the parliament, conditions of service of persons in the Indian audit, accounts department, administrative powers of CAG shall be as such as may be prescribed by rules made by the president। तो यहाँ पे कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन की पावर्स जो प्रोविजंस है उनके मद्देनजर रखते हुए, पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया उसको मद्देनजर रखते हुए, जो भी कंडीशंस है इंडियन कंडीशंस ऑफ पर्संस जो कि एम्प्लॉयड है इंडियन ऑडिट में, अकाउंट्स डिपार्टमेंट्स में, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स कैग, ये ऐसे होंगे जो कि रूल्स प्रेसिडेंट बनाते हैं आफ्टर द कंसल्टेशन विद कैग, ऐसे रूल्स के अकॉर्डिंग ये गवर्न होंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो हैं वो चार्ज किए जाएंगे ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो भी कैग के ऑफिस से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस।
ठीक है, सैलरीज अलाउंसेज उनके ऑफिस में जो भी लोग हैं उनकी। फिर उसके बाद ड्यूटीज एंड पावर्स दोस्तों देख लीजिएगा। ऑडिट करते हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट डेट्स, डिपॉजिट, फंड्स सारे। इनको कहा जाता है दोस्तों, ये ऑडिट करते हैं अकाउंट्स ऑफ एनी अदर अथॉरिटी व्हेन रिक्वेस्टेड बाय द प्रेसिडेंट गवर्नर, जैसे कि लोकल बॉडीज। प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉर्म एज टू हाउ रिकॉर्ड्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट कैप रखे जाएंगे। ऑडिट करने का काम है अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स, फाइनेंशियल अकाउंट्स, पब्लिक अंडरटेकिंग्स। रिपोर्ट सबमिट करती है, सबमिट्स हिज रिपोर्ट रिलेटिंग टू स्टेट टू द गवर्नर हु देन प्लेसेस देम बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर। साथ ही सबमिट्स हिज रिपोर्ट रिलेटिंग टू स्टेट टू द गवर्नर हु देन प्लेसेस स्टेट लेजिस्लेचर के सामने। एसर्टेन करते हैं एंड सर्टिफाई करते हैं नेट प्रोसीड्स ऑफ एनी टैक्स। तो बेसिकली ही इज नोन एज द बेसिक प्रिवी पर्स इनको कहा जाता है ऑफ द बेसिक रिकॉर्ड्स जो सरकार के होते हैं वो कैग के पास ही होते हैं। ऑडिट करने का काम इनका होता है। तो ये आप देख लीजिएगा, इससे रिलेटेड 2 आर्टिकल्स और हैं, 150, 151। फॉर्म ऑफ अकाउंट, द अकाउंट्स ऑफ यूनियन एंड ऑफ द स्टेट्स शैल बी केप्ट, जैसा कि प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेंगे ऑन द एडवाइस ऑफ कैग। और ऑडिट रिपोर्ट्स के बारे में मैंने बता दिया, यही 2 पावर्स अभी हमने पीछे डिस्कस किया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपके लिए है दोस्तों। फॉर द रिमूवल ऑफ अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट द स्पेशल मेजॉरिटी रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड टू बी पास्ड इन ईच हाउस इज 2/3 ऑफ द टोटल नंबर, 2/3 of the total membership, 2/3 of the members present and voting, and majority of the total membership, D none of the above। और दोस्तों मेंस के आपके 3 क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ। Whether a jurist can be appointed as a judge of the Supreme Court directly, describe briefly but precisely the appellate jurisdiction, advisory jurisdiction पे ऐसे। तो तीनों क्वेश्चन आप अच्छे से लिख सकते हो। और इसी के साथ दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत सारे प्रोविजंस को छोटे समय में और क्रिस्प वे में आपको बताना है कि आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लीगल एक कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए, एक बेस प्रिपेयर करने के लिए आपका एक नींव मजबूत हो जाए। इससे रिलेटेड और केसेस भी लेके आएंगे आगे आने वाले सेशंस में। और लास्ट सेशन हमारा आई थिंक रिविजन सेशन होगा, एक केस लॉज बेस्ड सेशन होगा, उसमें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसी नोट पे आज का सेशन एंड करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वन, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।